हाय गाइस, तो आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी कंप्लीट पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो भारत का संविधान, ये इसका गठन कब हुआ? इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ। और भारतीय संविधान के चुनाव कब हुए? इसके चुनाव हुए जुलाई 1946 में। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें 389 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से थे 292 और देशी रियासतों से थे 93 और चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे 4। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुल 389 सदस्य इसमें थे, जो कि प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 और अन्य दलों एवं स्वतंत्र उम्मीदवारों को 15 सीटें प्राप्त हुई। इसमें अब वेरी इंपॉर्टेंट आता है वो है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को 1946 में नई दिल्ली में कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। लेकिन अब देखते हैं संविधान सभा की बैठक। ये प्रथम बैठक जो हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, यही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य भी थे। और इसके स्थायी सदस्य थे, भारतीय संविधान सभा के स्थायी सदस्य पूछा जाए कि कौन थे, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वो कब से थे? 11 दिसंबर 1946 में थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं वो हैं VN राव। संविधान का प्रारूप भी VN राव ने ही तैयार किया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जो 22 फरवरी 1947 को पारित हुआ। अब देखते हैं प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अन्य सदस्य भी हैं। पूछा जाए कि कौन सा इसमें से नहीं है कि कौन से हैं, तो आप उनको तुरंत बता सकते हो। तो देखिए, प्रारूप समिति के अन्य सदस्य और कौन कौन हैं। N गोपाल स्वामी अय्यर, ये प्रारूप समिति के सदस्य हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य हैं। KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात TT कृष्णमाचार्य आ गए थे। और BL मित्र बाद में इनके स्थान पर आ गए थे MN माधव राव। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति के अन्य सदस्य हैं। आपको 3 दे दिए जाएं और पूछा जाए कि 3 गलत दे दिए जाएं, 1 सही दे दिया जाए और पूछेंगे इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आप तुरंत बता सकते हो। ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो N गोपाल स्वामी, ये गोपाल आ रहा है इसमें, कृष्ण से संबंधित है। अल्लादी कृष्ण स्वामी, ये भी कृष्ण से संबंधित, कृष्ण आ रहा है तो कृष्ण से संबंधित है। KM मुंशी है ना, ये KM मुंशी हो गया, ये भी का से हो गया। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये मोहम्मद सादुल्ला हो गए एक, है ना। DP खेतान, तो इसके बाद भी कृष्णमाचारी, कृष्ण जी आ गए। और BL मित्र, इनके बाद आ गए माधव राव, तो ये भी माधव भी कृष्ण को बोला जाता है। तो यहाँ जहाँ तक इसमें है, प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम जो हैं वो कृष्ण जी से रिलेटेड है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक हो गई। अब देखते हैं प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट सौंपी। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का विभाजन होने पर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 निश्चित हो गई, जिसमें 235 सदस्य प्रांतों से तथा 89 सदस्य देशी रियासतों से थे। संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को तथा
31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें 229 सदस्य तो प्रांतों से थे और 70 सदस्य थे देशी रियासतों से। अब संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। कितने दिन बहस हुई संविधान के प्रारूप पर? 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण का खर्चा जो है वो हो गया 64 लाख। इतना खर्चा संविधान के निर्माण करने के लिए हुआ। आज की डेट में ये होता बहुत करोड़ों से भी ऊपर पहुंच जाता, लेकिन उस टाइम कितना हुआ? 64 लाख। ठीक है। संविधान निर्माण के समय कितना है इसका है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान निर्माण का समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण के लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। 60 देश यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ के संविधान को पढ़ा गया, समझा गया और देखा गया कि वहाँ पे कौन से रूल्स अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं। तो हमने अच्छे रूल्स वहाँ से ले लिए और अपने संविधान में जोड़ लिए। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो इसको 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया। ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई। और संविधान लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब इसकी अंतिम रूप से स्वीकृति संविधान में कब की गई? एक सेकंड, थोड़ी सांस ले लूँ। अंतिम रूप में स्वीकृति संविधान में हुई 395 अनुच्छेद हुए इसमें और 8 अनुसूचियाँ थीं इसमें। तो ये अंतिम रूप से स्वीकृति की गई। उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। अब देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। इसमें क्या आता है कि ये हमने अलग अलग 60 देशों का हमने एनालिसिस किया था कि किस में कौन से रूल्स अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं। तो अच्छे वाले रूल्स हमने ले लिए थे। तो उसी रूल्सों को हम देखते हैं कि हमने ये किस देश से क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका से हमने क्या लिया? मौलिक अधिकार लिए, संविधान की सर्वोच्चता ली, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपात, जो भी हाई लेवल की चीज़ें हैं वो सब हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली। अब ब्रिटेन से क्या लिया हमने? संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, औपचारिक प्रावधान के रूप में राष्ट्रपति लोक सेवकों की पदावधि। ये हमने ब्रिटेन से लिया। ये आपको लर्न करना ही करना पड़ेगा। अब आयरलैंड से हमने क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ये भी हमने आयरलैंड से लिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। अब कनाडा से हमने लिया संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। तो ये हमने कनाडा से लिया। अब जापान से लिया हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूस से लिया मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, दक्षिण अफ्रीका से लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन जितने भी हैं वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, तो इसमें जो भी आपातकालीन चीज़ें आती हैं वो सब हमने जर्मनी से ली। अब भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानते हैं। तो पहली अनुसूची जो है इसमें राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है और दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। जो भी पैसे वैसे मिलते हैं, वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, है ना, मुख्य पदाधिकारियों को, लेकिन ये दूसरी अनुसूची में आता है। अब तीसरी अनुसूची में क्या आता है? विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख मिलता है। ठीक है।
तो फिर जो भी ये शपथ लेते हैं इसका उल्लेख हमें तीसरी अनुसूची में मिलता है। सबसे पहले राज्य का एकीकरण हो गया, ठीक है, सब लोग एक हो गए, तो वो सब लोग एक दूसरे के लिए काम करने लगे, ठीक है, काम करने लगे तो फिर क्या हुआ, उन्हें पैसे मिलने लगे, दूसरे में आ गया। और तीसरे में फिर उन्होंने पैसे मिलने लगे तो फिर वो और पैसों के पीछे भागे, तो फिर उन्होंने शपथ ली कि हम बुरा भला किसी का नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको, ठीक है। तीसरी अनुसूची में शपथ ले ली उन्होंने। चौथी अनुसूची में क्या हुआ, राज्यसभा में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से स्थानों का आवंटन, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से स्थानों का आवंटन हुआ चौथी अनुसूची में। अब पांचवी अनुसूची में हुआ अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध। तो देखो यहाँ तक पहले हमने सबकी यूनिटी बनाई, फिर दूसरे में अनुसूची में सब एक दूसरे के लिए काम करने लगे, उन्हें पैसे मिलने लगे। तीसरी अनुसूची में वो पैसे मिलने लगे तो पैसे दे देकर काम करवाने लगे, तो भ्रष्टाचार होने लगा। तो फिर क्या हुआ, फिर आ गए हम, चौथी को याद करना है आपको। राज्यसभा में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से स्थानों का आवंटन हुआ चौथी अनुसूची में। फिर पांचवी अनुसूची में क्या हुआ कि ये जो लोग हैं वो आगे बढ़ने लगे और जिनकी मतलब जॉब वगैरह लग गई वो आगे बढ़ने लगे, और जिनकी नहीं लगी वो बिल्कुल नीचे गुलाम जो है गुलाम ही रहने लगे। तो फिर उनके ऊपर ध्यान दिया गया, अनुसूचित जनजातियों के ऊपर भी ध्यान देने लगा। अब छठी अनुसूची में आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के विषय में उपबंध। तो फिर जनजातियों के ऊपर भी ध्यान देने लगे। तो फिर पांचवी में फिर छठवीं में आया कि कुछ राज्य हैं जो और भी ज़्यादा पिछड़ी हैं, तो वहाँ की जनजातियाँ तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पिछड़ी हो गई। तो फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में आता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया। आठवीं अनुसूची में आता है कि ये सब एक हो गए, फिर इनकी भाषाएं है ना, सातवीं आपको याद करनी पड़ेगी। आठवीं में आ जाता है सब, फिर आते हैं इनकी भाषाओं के ऊपर भी बहस होने लगी, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई बोलता कि नहीं ये भाषा बोली जाएगी। तो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है, और 1992 में कोंकणी को जोड़ा गया, फिर मणिपुरी तथा नेपाली को भी, और फिर 2004 में मैथिली को जोड़ा गया, संथाली, डोगरी और फिर उसके बाद बोडो को भी शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में क्या हुआ, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। तो 9वीं में भूमि सुधार संबंध अधिनियमों का विनियमनकरण किया गया, ठीक है। अब 10वीं में आ जाता है यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, ठीक है, जोड़ी गई। इसमें क्या आता है, 10 से दल बदल, ठीक है, दल बदल से संबंधित प्रावधान मिले इसमें 10वीं अनुसूची में। कि ये अनुसूची किस